तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की कहानियां बड़ी ही स्पेशल कहानियां होने वाली हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन कहानियों को जरूर अंत तक सुनेंगे। वैसे अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियों के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। बाकी दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम आयुषी है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरे छोटे भाई बहन हैं। ये बात कुछ 1 साल पहले की है जब मैं दिल्ली में वर्किंग थी। मैं उन दिनों जॉब करती थी तो एक बार मैं अपने ऑफिस की छुट्टी से अपनी नानी के साथ आगरा गई। वहाँ जाने का हमारा मेन मकसद हमारी मौसी के घर की ओपनिंग थी। जब मैंने मौसी के घर के आसपास देखा तो मैंने पाया कि उनके घर के पीछे एक घना खेत है। देखने में वो बहुत ही ज़्यादा घना लग रहा था, जो कि बहुत बड़ा था। इसी तरह एक दिन वहाँ पर मैं और मेरी मौसी जी का लड़का हम दोनों के दोनों जामुन तोड़ने के लिए गए। सब कुछ एकदम ठीक ठाक रहा। वहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ। मुझे तो सोचकर भी डर लगता है, क्योंकि दोस्तों जब मैं मौसी के वहाँ वापस गई तो हर रोज़ की तरह हम सब रात को सो रहे थे। उस वक्त मैं, मेरी मौसी और मेरी नानी हम सब के सब एक ही रूम में एक साथ सो रहे थे। सोते सोते अचानक रात को मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे सामने एक काला साया है, और वो काला साया देखते ही देखते इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि बिल्कुल पता नहीं चल पाया। थोड़ी देर बाद उस साये ने अचानक मेरा गला पकड़ लिया। मैं उस वक्त चिल्लाना चाहती थी पर मैं चिल्ला नहीं पाई। इसके बाद जो हमारी नानी है वो एकदम से मेरे पास आकर मुझे देखने लगी। उन्होंने तुरंत अपनी छड़ी से उस काली सी चीज को मेरे से दूर कर दिया। सच कहूं तो जैसे ही उन्होंने ये काम किया तो मेरी तो बहुत जोरों से चीख निकल पड़ी। मेरा ऐसा करते ही मेरी मौसी और नानी दोनों घबरा उठे। मैंने तुरंत ही उन्हें सब कुछ बताया जो भी अब तक मेरे साथ हुआ था। इसके बाद नानी ने मंदिर से विभूति निकालकर मेरे सर पर लगाई। जैसे तैसे वो रात गुजरी। फिर अगले दिन ही मुझे वापस दिल्ली के लिए आना था। घर आने के बाद रात को मेरे साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं घटी, लेकिन फिर कुछ समय बाद मैं किचन में खाना बना रही थी। किचन में खाना बनाते बनाते मुझे वो साया दोबारा दिखा। वो मुझे मेरे पास आकर छूने लगा। उस वक्त मैं किचन में अकेली थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा हो। मैंने तुरंत पीछे मुंह करके देखा तो ठीक वो साया मुझे मेरे पीछे ही दिखा। मैं तो ये सब देखकर तुरंत चीखते हुए अपने कमरे में चली गई, जहां पर मेरी माँ, भाई और बहन थे। उस वक्त मेरे पिताजी घर पर नहीं थे, क्योंकि पिताजी कहीं बाहर थे। वो अक्सर काम के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने माँ को सब कुछ बताया। माँ ठीक उसी रात मुझे मंदिर में लेकर गई। मंदिर ले जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर पूजा पाठ करी। पंडित जी ने मुझे भगवान जी के नाम का टीका लगाया। घर आने के बाद मुझे कुछ दिनों तक वैसा ही दिखता रहा। वो मुझे लगातार परेशान करता रहा, पर ऐसा कब तक होता। मैं हार चुकी थी। इसीलिए एक दिन जब मेरे माता पिता ने अपने दादा दादी को बताया तो दादाजी को बताने के बाद उन्होंने तुरंत फरीदाबाद में रहने वाले एक मौलवी जी को दिखाया। उन मौलवी जी ने देखते ही मेरे ऊपर बहुत सारा इत्र लगाया। सच कहूं तो इसके बाद से मेरे ऊपर वो भूत आ गया, जो कि मुझे तो इस बारे में बाद में पता चला। वो जो कुछ भी मेरे ऊपर था उसने बताया कि मैं ऐसे नहीं आया। दोस्तों एक तो वो भूत है जो जामुन से मुझे लगा, और तो और एक जिन्नात था जो मेरी खुद की सगी नानी और मौसी ने बच्चा ना होने के कारण मेरी बलि के रूप में जिन्नात को मेरे पीछे लगाया था। दोस्तों सच कहूं तो उस वक्त मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। बहुत मुश्किलों से उन्होंने मेरे को इस भूत से बचाया। सच कहूं तो ऐसा करते करते
वो भूत मेरे से बहुत दूर जा चुका है। अब मुझे ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बस मैं इस कहानी के जरिए आपको इतना बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी पर भी इतना भरोसा ना करें जिसकी वजह से उस इंसान का दर्द किसी और को झेलना पड़े। दोस्तों, जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं तो अक्सर ऐसा देखना पड़ता है। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आयुषी की कहानी। दोस्तों, वाकई इनकी कहानी एकदम हिला कर रख देने वाली थी। मैं इनकी कहानी के ऊपर क्या कहूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पर फिलहाल तब तक मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम वेदांश चौधरी है। मैं एमपी का रहने वाला हूँ। एक बार की बात है, मैं और मेरा एक दोस्त हम एक स्कूल के पास खेलने जाया करते थे। वैसे वहां पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, पर उसके कुछ दिनों बाद से सब कुछ सही चल रहा था। पर कहीं ना कहीं उस लड़की के मरने के बाद भी लोग कहने लगे कि यहाँ तो उस लड़की की आत्मा का साया है। ये सब बातें सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगता था। बस इसीलिए हम इसको मजाक में समझकर अक्सर वहां खेलने जाया करते थे। इसी तरह एक दिन जब मेरा दोस्त बैटिंग कर रहा था, तब उसने ग्राउंड के बाहर कुएं के पास एक आधा कटा इंसान दिखा। उसने ये बात जब मुझे बताई तो मैंने उसे ये कहकर टाल दिया कि चल मजाक मत कर और खेलने पर ध्यान दे। हम लोग उस दिन ज्यादा देर तक वहां रुक गए। उस समय लगभग रात के 9:30 बज रहे थे। जब वहां सिर्फ हम 2 लोग ही बचे, तब मेरे दोस्त ने मुझे एकदम सीरियस होकर कहा कि भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मुझे सच में खेत में आधा कटा इंसान दिखा था। दोस्तों, पहले तो मैंने उसे ऐसे ही देखा, फिर मैंने उससे कहा कि चल देख कर आते हैं। इसके बाद मैं और मेरा दोस्त दीवार कूदकर खेत में चले गए। जब हम उस कुएं के पास पहुंचे तो मेरा दोस्त कुएं में देखकर डर के मारे कांपने लगा। वो कहने लगा कि उसे कुएं के अंदर उसके घर वालों की परछाई दिख रही है। सच कहूं तो अब मुझे भी डर लगने लगा था। इसीलिए हम दोनों तुरंत भागकर घर वापस आ गए। मैं सबसे पहले अपने दोस्त के घर पर गया। वहां जाकर मैंने देखा कि उसके घर वाले बिल्कुल सेफ है। उस वक्त मेरी उम्र 13 साल की थी, पर अब मैं 20 साल का हो चुका हूं। नहीं मालूम आप इस कहानी को सच मानेंगे या झूठ, पर यकीन मानिएगा, मैं जब भी इस किस्से के बारे में सोचता हूं तो बहुत ज्यादा डर जाता हूं। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी वेदांश चौधरी की कहानी। दोस्तों, इसकी कहानी का अंत तो नहीं है, मगर इनके साथ जो कुछ भी हुआ इन्होंने हमसे साझा किया है। वैसे मुझे खुशी है इस बात की कि इसके बाद उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। बाकी आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम तुषान अर्जिया है। मैं आसाम गुवाहाटी में रहता हूं। वैसे ये कहानी आज से कम 30 साल पुरानी है। दोस्तों, कहानी इस कदर शुरू होती है कि आज से 30 साल पहले के हालात आज जैसे नहीं थे। हालांकि अभी मेरे एरिया ने काफी तरक्की कर ली है। पहले तो रोड भी काफी वीराना सा लगता था, कम लोग थे और रास्ते भी खाली खाली ही थे। उस वक्त मेरे चाचा एकदम यंग थे। वो लोग गांव में उस समय शाम के वक्त अक्सर कल्चर हॉल में जाकर गाना डांस करके अपनी हर रात बिताते थे। उस समय मेरे चाचू का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका नाम रंजीत था। वैसे वो भी गाना गाने के काफी शौकीन थे। वो आने वाली दुर्गा पूजा में कल्चर फंक्शन की रिहर्सल कर रहे थे। हालांकि उन दिनों मोबाइल नहीं था, इसीलिए एक दिन रिहर्सल में रंजीत आ नहीं पाया। वैसे उनका घर भी गांव के अंदर था, तो ठीक चाचू को लगा कि कुछ हुआ होगा, इसीलिए नहीं आया। खैर, चाचू अपनी रिहर्सल करके रात को घर जा रहे थे। उस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे होंगे। चाचू अपना गाना गुनगुनाकर घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी घर पहुंचने से पहले मेरे चाचू को किसी ने उनका नाम लेकर बुलाया। आवाज को ध्यान से सुनने पर चाचू बिल्कुल परेशान हो गए थे। उन्हें मालूम था कि यह आवाज तो रंजीत की आवाज है, जो कि उनका दोस्त है।
चाचू ने तुरंत बोला कि अरे रंजीत, इतनी रात को तुम वहां अंधेरे में एक पेड़ के पीछे क्या कर रहे हो? और तो और आज तुम रिहर्सल में क्यों नहीं आए? तुम्हें पता होना चाहिए कि पूजा के लिए बस कुछ ही दिन बाकी है और रिहर्सल में तुम अक्सर बहुत कम आते हो। आओ अब घर चलते हैं। दोस्तों, उस वक्त रंजीत ने कुछ नहीं बोला। वो पेड़ के नीचे बस ऐसा खड़ा हुआ था कि जैसे वॉशरूम कर रहा हो। उसे देखते देखते चाचू ने कहा कि अगर वॉशरूम हो गया हो तो घर चले, वैसे भी रात बहुत हो गई है। दोस्तों, इसके बाद पहली बार रंजीत ने बोला कि गिरीन, शायद मैं नहीं आऊंगा। इतना सुनते ही मेरे चाचू उनके बगल में गए और उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ रंजीत, मन खराब है या तबीयत ठीक नहीं? मुझे बताओ, आखिर ऐसी क्या बात है? दोस्तों, उस वक्त चाचू ने उनका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन रंजीत हाथ छुड़ाकर दूर जंगल की तरफ भाग गया। चाचू को यह बड़ा अजीब लगा, लेकिन चाचू लगातार उनके पीछे दौड़ने लगे। उस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आया, पर उन्होंने लगातार रंजीत को जंगल में ढूंढा। तब जाकर कहीं उन्हें दूर से दिखा कि वो एक पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ा है। सच कहूं तो चाचू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने उसके पास जाकर बोला कि रंजीत, बच्चों जैसी हरकत मत कर और साफ साफ बता कि बात क्या है। इसके बाद रंजीत ने कहा कि कुछ नहीं, घर चलो, रात बहुत हो गई है, कल बताता हूं। दोनों चुपचाप बात करते करते वापस घर पहुंच गए। हालांकि घर पहुंचने से पहले मेरे चाचू को थोड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा कि रंजीत आज क्यों मेरे कंधे पर हाथ नहीं रख रहा। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि वो अक्सर कहीं पर भी जाते थे तो हमेशा एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर जाते थे। खैर, चाचा ने कहा कि रंजीत, तुम अपने घर जाओ, मैं भी चलता हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कल जल्दी आना, बिल्कुल मिस मत करना। दोस्तों, चाचू ऐसा बोल ही रहे थे कि तभी मेरी दादी हाथ में एक लैंप लेकर आई और बोलने लगी। उन्होंने कहा कि जल्दी से घर आओ, शाम से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं और तुम लोगों को क्या हो गया है, मैं यहां इतनी परेशान हूं, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। इसके बाद चाचू ने कहा कि क्या हुआ माँ, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? चाचू के इतना कहते ही मेरी दादी ने चाचा को घर में खींचकर तुरंत ही दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि कल से कोई गाने वाने पर मत जाना। चाचू ने कहा, ऐसा क्यों, बात क्या है? फिर दादी ने कहा कि जब तुम रिहर्सल पर गए थे तब रंजीत की फैमिली से कोई रंजीत को ढूंढकर यहाँ पर आया था। वो कह रहा था कि वो दोपहर से घर पर नहीं है। इसके बाद चाचू ने कहा कि अरे माँ, वो अभी मेरे साथ था, वो आज रिहर्सल पर नहीं आया, लेकिन जब मैं लौट रहा था तब वो मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीपल के पेड़ के नीचे मिला। हाँ, एक बात थी, वो बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था। वैसे मैंने उसको अभी अभी घर जाने को बोला है। उसको घर जाने को बोलकर मैं ठीक सीधा घर पर आया हूं। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर दादी की आंखें एकदम चौड़ी हो गई। वो बिल्कुल परेशान सी हो गई थी। तब जाकर कहीं चाचा ने पूछा कि माँ, ऐसा क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इसके बाद दादी ने कहा कि भगवान, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि रंजीत ने एक पीपल के पेड़ पर खुदकुशी करके आत्महत्या कर ली है और तो और पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद मेरे चाचू वहीं पर बेहोश हो गए। अगले दिन जब चाचू को होश आया तब पूरा किस्सा समझ में आया कि कैसे कल रात को जो रंजीत उन्हें मिला वो रंजीत नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। हालांकि उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर उनके लिए ये यकीन कर पाना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना कि उस समय था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसा किसी के साथ होना ये मुमकिन है कि नहीं? मुझे तो नहीं मालूम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु चौधरी है। यह घटना 2004 गर्मियों की है और जगह है थर्मल पावर स्टेशन। ये एक स्टाफ कॉलोनी है। पूरी जगह CISF सिक्योरिटी लगी होती थी और ठीक मेरे फ्लैट के सामने एक पार्क था। पार्क के चारों तरफ चौराहे थे। पावर स्टेशन में 24 घंटे काम होता है और शिफ्ट चेंज होती रहती है।
हालांकि इससे चहल पहल बनी रहती थी। उस वक्त मैं वहां पर अपने नाना और नानी जी के साथ रहता था। नाना जी देहरादून गए हुए थे। उस वक्त मैं एसी रूम में सो रहा था। मैं एकदम गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक मेरी आंखें खुली और मुझे कोई फुसफुसाहट की आवाज सुनाई थी। वैसे हमारा फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर था और बेड के जस्ट बगल में एक खिड़की थी जिससे कि पार्क साफ दिखता था। मैं तो आवाज सुनकर एकदम से उठ गया। मुझे लगा कोई सीआईएसएफ गार्ड होंगे जो बात कर रहे होंगे। खैर, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि जब मैंने पार्क की तरफ देखा तो मैंने पाया कि कोने में एक आदमी चुपचाप टहल रहा था। उसने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। खैर, उसे देखकर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा नाइट शिफ्ट चेंज हुई होगी, जरूर ये कोई एम्प्लॉय होगा। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में एक सवाल उठा। मैं सोचने लगा कि अकेला आदमी, ऐसी कैसी फुसफुसाहट की आवाज है। एक बार को तो मैं उठा और मैंने खिड़की से देखा। मैंने देखा कि वो थोड़ी सी जगह पर चल रहा था और वापस आ रहा था। मुझे अचानक कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि मैं साफ देख पा रहा था वो इधर उधर चलते हुए न जाने क्यों लंबा सा होने लगा। और तो और थोड़ी देर में उसकी हाइट इतनी बड़ी हो गई कि वो तो उस पार्क की लाइट से भी ऊपर पहुंच गया था। मैं लगातार उसे देखता रहा। इसी बीच कुछ अजीब सा हुआ। उसने चांद की तरफ देखा और ऊपर की तरफ जंप करने लगा। उसका चेहरा एकदम काला था, घुंघराले बाल, आंखों की जगह 2 गड्ढे थे। वो ठीक एक जगह पर खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ ऊपर किए, जिसके बाद वो थोड़ा हवा में उड़ गया। उसके हाथ कोई नॉर्मल नहीं थे। देखकर ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे हाथ नहीं, कोई कंकाल हो। सच कहूं तो मैं बहुत डर गया था। मुझे तो एक बार को लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं, लेकिन वो सपना नहीं था। ये सब कुछ पार्क के एक कोने पर हो रहा था। वहां से स्ट्रीट लाइट की लाइट डायरेक्ट मेरे दीवार घड़ी पर पड़ती थी। मैंने तुरंत टाइम देखा तो 2:35 हो रहे थे। मैं तो तुरंत रूम से निकलकर नानी के पास दूसरे रूम में भागा। सच कहूं तो मैं पूरी रात चेयर पर बैठकर डरा डरा सा बैठा रहा। मुझे लग रहा था कि कहीं उसने मुझे ना देख लिया हो, कहीं वो अंदर आ गया तो। जैसे तैसे सुबह हुई। फिर मैंने नानी को बताया। नानी को मुझ पर भरोसा नहीं हुआ और तो और वो मेरा मजाक उड़ाने लगी। पर सच कहूं तो सिर्फ मुझे पता था कि क्या सच है। खैर, इसके कुछ दिन बाद सामने की ही एक बिल्डिंग में मेरा एक दोस्त रहता था। बातों ही बातों में उसने मुझसे कहा कि एक रात मैं बहुत डर गया था। बड़ी अजीब गड़बड़ हुई। पता नहीं यकीन है या मेरा वहम। मैंने उससे तुरंत पूछा क्या हुआ था। उसने बताया कि रात को मैं अपनी बालकनी में आया, क्योंकि मेरे कुत्ते ने पॉटी कर दी थी, पर वो लगातार शोर कर रहा था। मैं ठीक अपने फ्लोर पर था। मैंने देखा कि पार्क की तरफ 4 लोग एक दूसरे की तरफ देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे। सबने सफेद कपड़े पहने थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ताश खेल रहे हो। यहां तक तो ठीक था, पर एक बात है जिस पर उसका ध्यान बाद में गया। वो बात यह है कि वो बहुत बड़े थे। वो बैठे हुए भी नॉर्मल आदमी के जितने लग रहे थे। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और मैंने तुरंत अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। दोस्तों, उसकी बातें सुनने के बाद फिर मैंने उसे अपना इंसिडेंट बताया। और तो और ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि 2 साल से मैं ईस्ट दिल्ली में रह रहा हूँ। मुझे लगता था कि कहीं ये हमारा वहम तो नहीं था, पर अब 2022 में मैंने न्यू ईयर के नेक्स्ट का सोचा कि मैं एक बार स्टाफ कॉलोनी में वापस जाकर देखूं। बस इसीलिए मैंने न्यू ईयर के अगले दिन अपने एक दोस्त को गाड़ी में बैठाकर सीधा वहां पहुंच गया। वैसे ये बात मैंने अपने दोस्त को भी नहीं बताई थी। मैंने बस उससे इतना ही कहा कि मुझे अपनी पुरानी यादें अच्छी लगती हैं। मैं बस उस पार्क में वापस जाना चाहता था। मैं सीधा अपने दोस्त को लेकर उस सुनसान पड़ी कॉलोनी की तरफ चल दिया। वैसे भी प्लांट बंद होने वाला है, इसीलिए ये जगह एकदम खाली पड़ी रहती है। सच कहूं तो मैं जैसे ही उस जगह पर चला तो रात का नजारा बहुत ही डरावना था। मैंने देखा कि उस पार्क का एक कोना एकदम सील कर रखा था। इसकी वजह क्या थी ये मुझे नहीं मालूम। उन दिनों उसके पास एक चर्च था, वो भी परमानेंटली क्लोज कर दिया है। मैंने गाड़ी में बैठकर कई बार सोचा
लेकिन पता नहीं क्यों मैं हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकला तो मेरा दोस्त तुरंत बोला कि अरे भाई, मुझे नींद आ रही है, तू जल्दी होकर आना। मैंने उससे कहा ठीक है। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं थोड़ा चला ही था कि तभी मेरे घर से फोन बजा। मैं ठीक जरूरी बात करते हुए वहीं पर बिजी हो गया। मैं चुपचाप फोन डिस्कनेक्ट करके वापस गाड़ी की तरफ चला गया। रात का समय था, अंधेरा था, तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त सीट पीछे करके गाड़ी में लेटा है। वो चुपचाप सो रहा था, पर मैंने जैसे ही उसे ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी एक नाक से खून आ रहा था। मैं उससे कुछ पूछता कि तभी वो बोल पड़ा, क्यों आया है तू यहाँ? निकल जा, आज तक तू समझा नहीं, मैं मार दूंगा तुम दोनों को। दोस्तों, इतना कहते ही वो एकदम अचानक से उठा। मैं तो एकदम घबरा गया था। मैं तो उसे देखता ही रह गया। उसने उठते ही जब अपनी नाक से खून बहता हुआ देखा तो वो भी एकदम घबरा गया। उसने कहा कि क्या हुआ? मुझे अजीब सा लगा, कुछ तो अजीब हुआ है। दोस्तों, मैंने तुरंत बिना सोचे समझे सीधा गाड़ी भगा ली और एक मंदिर के सामने ही रोकी। मैंने तुरंत उसे अपना रुमाल दिया, पर हैरानी की बात तो ये थी, इस बारे में मैंने कभी उससे डिस्कस ही नहीं किया था। मुझे पता था कि कहीं वो मेरे साथ यहाँ आने से मना ना कर दे, बस इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया था। लेकिन जब उसकी वो आवाज़ वहाँ पर बदली और ठीक नाक से खून आया, ये मेरे लिए एक ऐसी बात थी जिससे मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि शहर गांव से कोई फर्क नहीं पड़ता। न जाने ये किस तरह का नेगेटिव पैरानॉर्मल कल्चर है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। बस मैं बहुत लक्की हूँ कि मैं जिंदा हूँ। वैसे स्टाफ कॉलोनी की हिस्ट्री से पता चला कि पास के बदरपुर गांव के लोग कई साल पहले यहाँ मुर्दे जलाने आते थे। ठीक इसी तरह अभी हाल ही में मैंने 2021 में अपना एक YouTube ब्लॉग बनाया था। हम लोगों ने बाइक से ऑफ राइड की। अगला पड़ाव हमें राजा अनकपाल तोमर का धाम देखने जाना था। ये फरीदाबाद में अनकपुर गांव में है। हम रास्ता पूछते हुए दोनों बाइक से जा रहे थे। तभी हम धाम की जगह गलती से वहां बंद पड़े माइन एरिया में चले गए। वहां के एक लोकल हमें वापस लौटने को बोल रहा था, क्योंकि मैं भी गुजर हूं, और वो कहने लगा, तू यहाँ क्यों जा रहा है, पागल है क्या? उस वक्त आगे मीडिया वाले भी जंगल में खड़े थे। हम ठीक वहां से निकल पड़े। कुछ बाइकर्स भी वहां वीडियो बना रहे थे। मेरे अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी बढ़ी और हम आगे की तरफ माइन की तरफ बढ़े। दोस्तों, वहां जो नज़ारा था वो बड़ा ही जबरदस्त था। वहां कोई डेथ वैली थी जो बहुत सुंदर थी। आपको लगेगा जैसे आप दिल्ली एनसीआर में ना होकर कहीं लेह लद्दाख में खड़े हो। बहुत सुंदर झील है वहां। मेरा दोस्त बोला, नीचे चलकर फोटो लेते हैं, क्योंकि उसके पास DSLR है और वो वैसे भी गवर्नमेंट टीचर है, लेकिन फोटोग्राफी का शौक भी रखता है। खैर, हम दोनों नीचे झील की तरफ उतरने लगे। नीचे कोई नहीं था। रास्ते में बियर और दारू की खाली बोतलें पड़ी हुई थी। देखकर पता तो लग रहा था कि पार्टी करने की जगह है। थी वो बड़ी जबरदस्त लेकिन खतरनाक भी। हम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। तभी उसने कहा कि मुझे टॉयलेट आ रहा है। वो थोड़ा रुक गया और मैं नीचे पानी की ओर चलता रहा। मैं ठीक उससे पहले पहुंच गया और वहां वीडियो बनाने लगा। मेरा दोस्त मेरे पास आया और कहने लगा कि पानी चाहिए। मैंने उसे बोतल दे दी। उसने पानी पिया और बोला कि मुझे और चाहिए। मैंने उससे कहा कि अभी वैले से बाहर निकलकर जूस पिएंगे, पर वो कहने लगा कि मुझे अभी और पानी चाहिए, वरना मैं इस पानी में अपना सर डाल रहा हूँ। दोस्तों, मैंने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन वो मान नहीं रहा था। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा कि चल यहाँ से निकलते हैं, पर वो बोलने लगा कि मुझे तैरने जाना है। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि पानी इतना साफ था कि गहराई कई 100 फीट दिख रही थी, और तो और उसे तैरना भी नहीं आता था। वो अजीब सा बिहेव करने लगा। इसी बीच मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी। वैसे मैं इस जगह के बारे में नहीं जानता था। ये बिल्कुल अनप्लैन्ड था। मैं उसे लेकर ठीक वैले से बाहर निकलकर हम अपनी बाइक की तरफ चले गए। मैंने उससे कहा, इस जंगल से बाहर निकल, फिर बात करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि उसकी बाइक की चाबी नीचे ही गिर गई थी। हालांकि हमारा बैग और कैमरा हमारे पास थे और ठीक जेब में एक बाइक की चाबी थी, पर दूसरी बाइक की नहीं।
मैंने लापरवाही ना करते हुए उसे अपनी ही बाइक पर बिठाया और उसे बाहर सिटी की तरफ ले गया और वहां जूस पानी पीकर खुद को हाइड्रेट किया। हम ठीक 1 घंटे बाद वहां वापस पहुंचे जिस जगह उसने टॉयलेट किया था। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी चाबी ठीक वहीं पर पड़ी हुई मिली। हम आगे डैम की तरफ चले गए। हमने डैम पर व्लॉग बनाया और वापस चुपचाप घर आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैंने ठीक इंटरनेट पर उस जगह के बारे में पता किया तो मुझे पता लगा कि ये सुंदर सी जगह बहुत बदनाम है। यहाँ कई रहस्यमय ढंग से बहुत सारी मौतें हुई हैं। ये पानी अपनी तरफ सबको आकर्षित करता है और कई बार तो यहाँ एक साथ 4-5 लड़के डूबकर मर चुके हैं। साथ ही कमाल की बात तो ये होती है कि सब तैरने वाले थे, इसीलिए इसे डेथ वैले कहते हैं। यहाँ हम दोनों गलती से पहुंचे और हमने व्लॉग में यहाँ वीडियोस डाली, पर हमने कभी भी किसी को ये नहीं बताया कि हम यहाँ गलती से पहुंच गए थे और ठीक हमारे साथ क्या क्या हुआ। सच कहूँ तो मेरे दोस्त का अचानक उस पानी में जाने की जिद ने मुझे बहुत डरा दिया था। वो तो जबरदस्ती में उसे वहां से निकाल कर ले आया, वरना उस सुनसान दोपहर में वहां कोई भी अनहोनी घट सकती थी। बस यही थी मेरी ये कहानियां। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी हिमांशु चौधरी के साथ घटी 2 घटनाएं। उम्मीद है आपको इनकी कहानियां जरूर पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारी आज की आखिरी कहानी का। बस आप कहानियों के सफर में यूं ही बने रहे। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम शिवा है और मैं जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 6 का निवासी हूं। ये कहानी मेरे एक दोस्त समीर की है और ये घटना 2021 की है। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि मेरा दोस्त समीर 2 साल पहले नशे की हालत में उसने अपने पड़ोस के घर पर गोली चला दी थी, जिसके कारण उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। जेल में जाने के बाद जेलर ने कहा कि यहाँ 2 वार्ड हैं, एक का नाम नेहरू वार्ड और दूसरे का नाम गांधी वार्ड है, तुम इनमें से किस में रहना चाहोगे। दोस्तों समीर ने कहा कि मुझे नेहरू वार्ड में डाल दीजिए। जेलर ने उसका सब कुछ पहचान करके उसे नेहरू वार्ड में डाल दिया। साथ ही समीर बताता है कि जेलों में सब कुछ होता है, जैसे कि टीवी, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, यानी कि मनोरंजन की सभी सुविधा। लेकिन दिक्कत तो एक बात की थी कि मैं जिस वार्ड में था वहां एक अजीब बात थी। वहां मेरे बगल वाले सेल में एक बंदी था, उसको सजा हो गई थी। और वैसे भी जेल के अंदर आप सब कुछ ले सकते हो, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, लेकिन उसका दाम बहुत ज्यादा होता है। समीर कहता है कि जो बीड़ी आपको बाहर 10 रुपए की मिलती है, वही बीड़ी आपको अंदर 80 रुपए में मिलेगी। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि जब वो बीड़ी लेकर आता था तो दूसरा बंदी उससे बोलता था कि भाई एक बीड़ी दोगे। मैं अक्सर उसको दे देता, लेकिन कभी कभी मेरा दिमाग खराब हो जाता था। वो अक्सर उसको दे देता था, वो अक्सर उसको बीड़ी दे देता था, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग खराब हो जाता। वो कहता कि ऐसे ही अंदर ढंग से खाने को तो मिलता नहीं और हम कहीं से पैसा जुगाड़ करके बीड़ी लेकर आते हैं, और तो इसमें मेरा कोटा नहीं होता और एक तुम हो, तुम्हें रोज बीड़ी चाहिए। लेकिन दोस्तों समीर करता भी तो क्या करता, उसको बीड़ी दे ही देता था। इसी तरह एक दिन उससे मिलने के लिए उसके घर के लोग आए। हालांकि जब उसके परिवार वाले उससे मिलकर चले गए तो समीर अपने वार्ड में गया। बगल वाले बंदी ने उससे पूछा, मिल लिए? समीर ने हाँ कहा। लेकिन एक बात बताओ, तुम यहां कितने सालों से हो? उसने कहा 30 सालों से। समीर ने उससे कहा, तो क्या कोई मिलने नहीं आता? बंदी ने कहा, कोई नहीं आता, यहां सिर्फ तुम आए हो, अब वापस नहीं जाओगे। समीर ने उससे कहा कि जेलों में रहकर तुम पागल हो गए हो, ये लो बीड़ी पियो। इसी बीच अचानक घंटी बजी और खाना खाने का टाइम हो गया। समीर सीधा खाना खाने के लिए चला गया। खाना खाते खाते इसी बीच एक लड़का उसके सामने आया और समीर से पूछने लगा कि भाई कौन से केस में अंदर आए हो? समीर ने कहा कि मैं फायरिंग के केस में अंदर आया हूं। उस लड़के ने कहा, कौन से वार्ड में हो? समीर ने जैसे ही ये कहा कि नेहरू वार्ड के पीछे वाले रूम में, बस उसका इतना कहना कि सामने बैठे लड़के ने सारा खाना मुंह से उगल दिया। समीर ने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई?
उस लड़के ने कहा कि जो भी उस रूम में रहता है उसकी मौत हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन बस, उससे ज्यादा नहीं। समीर ने उससे कहा, अबे हट पागल, वहां एक बंदी 30 सालों से सजा काट रहा है और तुम कह रहे हो कि 1-2 दिन में मौत हो जाती है। सामने बैठे उस लड़के ने कहा, अरे हमको तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने दिन कैसे बच गए। समीर ने उससे कहा कि वो ये सब नहीं मानता। तभी उस लड़के ने कहा कि भाई वहां बड़े से बड़ा गुंडा भी जाने से कतराता है, पर ठीक है, मुझे एक बात बता कि तुम्हारा वो बंदी आखिर खाता क्या है? ना ही वो बाहर आता है और ना ही कुछ करता है। भाई वो बस एक खाली कमरा है, वो एक श्रापित जगह है। तेरे आने के 2 महीने पहले एक चोरी के केस में एक लड़का आया था, तुम्हें मालूम भी है। इसके ठीक 2 दिन बाद उसकी लाश मिली थी, वो भी ठीक उसी कमरे में। सोच, वो कमरा भी बंद था, अंदर से लॉक था। दोस्तों, उस लड़के की बात सुनकर समीर ने उससे कहा कि तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। उस लड़के ने तुरंत कहा कि अरे भाई मैं नहीं जाऊँगा, तुम भी मत जाओ। लेकिन दोस्तों, समीर वहाँ चला गया और जैसे ही समीर वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि बाहर से ताला लगा हुआ है और उस बंदी की लाश फंदे से झूल रही है। वो ठीक समीर को देखकर हंसने लगा। समीर ने तो मानो आओ देखा न ताओ सीधा भागकर दूसरे के वार्ड में घुस गया। हालांकि इसके बाद उसे सबने यही बात बताई। इसके 2 महीने बाद समीर की बेल हो गई, लेकिन समीर बताता है कि अभी भी उसकी आवाज़ उसके कानों में गूंजती है। अक्सर उसे सुनाई देता है कि भाई एक बीड़ी दोगे क्या, एक बीड़ी दोगे क्या, एक बीड़ी दोगे क्या। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी शिवा की कहानी। मैं उम्मीद करूंगा आपको इनकी कहानी के साथ साथ सबकी कहानियां जरूर पसंद आई होगी। तो ठीक, अगर आपको इनकी कहानियां थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, मैं तो मिलता ही रहूंगा आपको इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।